हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की, क्योंकि जापान जो है अपना वर्ल्ड का बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो शुरू कर रहा है आफ्टर 15 इयर्स। फुकुशिमा घटना के बाद जो है ये अपना निगाता में फिर से अपना पावर प्लांट शुरू कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट काशिवाजाकी कारिवा। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इस तरीके की इतनी सारी न्यूज आ रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। जापान 15 साल बाद अपनी परमाणु ऊर्जा नीति में बड़ा बदलाव कर रहा है और काशिवाजाकी कारिवा दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसे 2011 में फुकुशिमा हादसे के बाद बंद कर दिया गया था। अब इसे पार्शियली शुरू करने की अनुमति दी गई है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो हो चुकी घटनाएं हैं उनको लेकर, और इसके साथ ही नॉर्थ कोरिया है वो भी इसका विरोध कर रहा है, या फिर और भी बाकी कंट्रीज का हम पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करेंगे कि वो क्यों ऐसा चाहते हैं कि ओपन हो या ना हो। काशिवाजाकी कारिवा न्यूक्लियर प्लांट मुख्य स्थान जो ये स्थान है, निगाता प्रांत है इनका जापान में, और टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी जो है टेपको इसको शुरू कर रही है। तो बेसिकली लोगों का इस कंपनी जो के ऊपर जो है ट्रस्ट खत्म हो गया है फुकुशिमा घटना के बाद, और इसमें कुल रिएक्टर जो है 7 है। पहली बार टेपको द्वारा संचालित कोई प्लांट जो है फिर से शुरू किया जा रहा है फुकुशिमा के बाद। इस कंपनी द्वारा फिर से इतने लंबे समय बाद कोई प्लांट जो है संचालित किया जा रहा है। पहला रिएक्टर जो है 20 जनवरी को शुरू करने की संभावना है, शुरू हो सकता है, और टोक्यो की बिजली आपूर्ति में ये 2% की बढ़ोतरी करेगा। स्थानीय राजनीति और जनमत देखें तो निगाता प्रांत की विधानसभा ने इसको जो है पास कर दिया है। गवर्नर के पक्ष में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पास कर दिया गया है, और अब जो है इसे कंप्लीटली बिना किसी रोकथाम के फिर से शुरू किया जा रहा है। लेकिन समाज जो है गहराई से विभाजित है। यहाँ के लोग इवन नहीं चाहते, 300 लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल है कि ये फिर से शुरू हो। ये लोग नारे दे रहे हैं, सपोर्ट फुकुशिमा नो न्यूक्स। तो इस तरीके के नारे दिए जा रहे हैं ताकि ये फिर से प्लांट शुरू ना किया जाए, क्योंकि पिछली बार इन लोगों को यहाँ से विस्थापित होना पड़ा था। जन विरोध और सामाजिक प्रभाव देखें तो एक ये इंसान है, किसान है, ये एंटी न्यूक्लियर एक्टिविस्ट हैं। 2011 में ये फुकुशिमा से विस्थापित हुए थे उस घटना के बाद, लेकिन इनमें जो है अब भी पीटीएसडी के लक्षण जो है देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से जो लंबे प्रभाव हैं, 15 साल बाद भी वो लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इनके डर की वजह से लोगों में आज भी डर है, और कंपनी भी इवन वही शुरू कर रही है टेपको, जिसकी गलती की वजह से वो घटना हुई थी। तो इसी वजह से जो है लोग इसे शुरू नहीं करने देना चाहते। इसकी अगर हम मुख्य चिंता देखें तो परमाणु दुर्घटना का जोखिम है, और पिछला दर्द जो है लोगों को इसके खिलाफ खड़ा कर देता है। जापान सरकार का पक्ष देखें तो नए प्रधानमंत्री जो सनाए तकाइची हैं, उन्होंने कहा है कि उन्हें अपनी ऊर्जा सुरक्षा बढ़ानी होगी। ऊर्जा के क्षेत्र में जो है उन्हें अपनी सुरक्षा बढ़ानी होगी। इसके साथ ही जो इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल है उसके ऊपर अपनी निर्भरता को कम करना होगा, कार्बन उत्सर्जन कम करना होगा। तो ये सब पॉइंट्स जो है इनके द्वारा दिए गए हैं कि इन्हें अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट फिर से क्यों शुरू करना चाहिए। जापान ने पिछले साल जो है 68 बिलियन डॉलर जो एलएनजी और कोयले पर इंपोर्ट के लिए खर्च किए थे। इतने डॉलर इन्होंने खर्च किए जो इनके कुल इंपोर्ट का 10% था। तो इनकी अगर वर्तमान स्थिति देखें, जापान का न्यूक्लियर सेक्टर 2011 में बंद रिएक्टर 54 थे, ऑपरेबल जो है 33 हैं, और जो फिर से शुरू किए गए हैं वो 14 हैं। काशिवाजाकी कारिवा जो सबसे बड़ा है, लेकिन टेपको कंपनी इसे शुरू कर रही है, और इसी वजह से पब्लिक को काफी ट्रस्ट इश्यूज हैं इसको शुरू करने को लेकर। अंतरराष्ट्रीय आयाम देखें तो उत्तर कोरिया की प्रतिक्रिया है। उत्तर कोरिया ने बयान दिया है कि जापान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। मतलब जापान को जो है परमाणु के क्षेत्र में आगे, न्यूक्लियर के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। कारण है जापानी प्रधानमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी का बयान है कि उन्हें जो है परमाणु हथियार रखने चाहिए और खुद पर डिपेंडेंट रहना चाहिए। और यही बात जो है नॉर्थ कोरिया इसको इसलिए बोल रहा है कि उनको जो है न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने देने चाहिए। उत्तर कोरिया के आरोप हैं कि जापान जो है रेड लाइन क्रॉस कर रहा है, और यह कोई गलती नहीं है बल्कि लंबे समय से चली आ रही परमाणु हथियार बनाने की महत्वाकांक्षा है। तो नॉर्थ कोरिया को ऐसा लगता है कि जापान जो है अपने परमाणु हथियार बनाना चाहता है, और इसी वजह से ये जो है इसको शुरू कर रहा है काशिवाजाकी कारिवा प्लांट को। उन्होंने चेतावनी दी है कि जापान जब परमाणु हथियार रखेगा तो एशिया में परमाणु की तबाही हो जाएगी, और ये मानवता के लिए बड़ा खतरा होगा। जैसा कि आपको पता है कि जो नॉर्थ कोरिया है, और वो हमेशा अपनी आर्मी पे, अपनी सेना पे और अपनी सुरक्षा पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो इसी वजह से उनका ये मानना है कि अगर जापान भी ऐसे परमाणु हथियार रखने लगेगा तो पूरी
एशिया में ये कंपटीशन शुरू हो जाएगा न्यूक्लियर वेपन्स रखने का। उत्तर कोरिया की अगर हम स्थिति देखें तो नॉर्थ कोरिया जो है 2006 में इन्होंने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था यूएन प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए, और इनके पास जो है दर्जनों परमाणु हथियार होने का अनुमान है, और इसी वजह से ये दूसरों को जो है परमाणु हथियार रखने नहीं देना चाहते। जिस भी देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं वो कभी नहीं चाहता कि दूसरे देश के पास भी हो, तो इसी वजह से वो दूसरों पर जो है सैंक्शंस लगाते हैं। यूएन में बयान हम कभी भी अपने परमाणु हथियार नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नॉर्थ कोरिया का कहना है। किम जोंग उंग अमेरिका से बातचीत को तैयार हैं, लेकिन परमाणु हथियार बनाए रखने की शर्त पर। मतलब नॉर्थ कोरिया जो है परमाणु हथियारों को हमेशा रखना चाहता है, वो उन्हें कभी खोना नहीं चाहता और छोड़ना नहीं चाहता। अमेरिका का रुख देखें तो ऑफिशियल जहां स्ट्रेटेजिक पोजीशन देखें तो अमेरिका ने जापान के न्यूक्लियर पावर प्लांट को रिस्टार्ट करने पर सीधा विरोध नहीं किया है। इसे सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी के दायरे में माना जा रहा है, न कि हथियार कार्यक्रम। तो अमेरिका का डायरेक्टली ये मानना है कि ये जो है न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए है, ना कि कोई न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। इसका कारण इसलिए है कि जापान और अमेरिका जो है मुख्य सुरक्षा सहयोगी हैं, ट्रीटी एली हैं, और जापान अमेरिका जो है जापान की एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट कमिटमेंट्स और चाइना नॉर्थ कोरिया थ्रेट बैलेंस को समझता है, तो इसी वजह से उन्होंने कोई विरोध नहीं किया है इसका। न्यूक्लियर वेपन्स पर इशू, अमेरिका जापान के परमाणु हथियार रखने के विचार का समर्थन नहीं करता। वैसे यूएस की स्पष्ट नीति है एनपीटी नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को बनाए रखना, ईस्ट एशिया में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकना। तो बेसिकली जो है यूएस कभी नहीं चाहता कि कोई अदर जो डेवलप्ड कंट्री है वो न्यूक्लियर वेपन्स ले, क्योंकि कहीं उन्हें ऐसा होता है, हर किसी देश को ऐसा होता है कि फ्यूचर में जो है वो जो कंट्री है वो उनके लिए थ्रेट ना बन जाए। तो इसी वजह से कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री को न्यूक्लियर वेपन्स या फिर न्यूक्लियर प्लांट शुरू करने पर जो है सपोर्ट नहीं करती बेसिकली। अगर हम इसको पॉइंट से यूपीएससी पॉइंट से देखें तो अमेरिका चाहता है कि जापान न्यूक्लियर एनर्जी तक सीमित रहे, न्यूक्लियर अम्ब्रेला यूएस प्रोटेक्शन पर निर्भर बना रहे। तो बेसिकली जो है यूएस यही चाहता है कि हर कोई कंट्री जो है उन पर डिपेंड रहे, कोई खुद से सेल्फ डिपेंडेंट ना बने। तो इसी वजह से वो उन्हें न्यूक्लियर एनर्जी तक सीमित रखना चाहते हैं, वो कभी सपोर्ट नहीं करेंगे कि जापान जो है न्यूक्लियर वेपन रखे। साउथ कोरिया का रिएक्शन जो है आधिकारिक तौर पर सावधानीपूर्ण चिंता दे रहे हैं। जनता और मीडिया फुकुशिमा की वजह से जो है उनमें गहरा विश्वास है। तो बेसिकली साउथ कोरिया भी जो है इसको चिंता की तरफ पर देख रहा है, और साथ ही जो फुकुशिमा की घटना हुई थी उसकी वजह से लोगों में काफी अविश्वास है, ट्रस्ट इश्यूज हैं। मुख्य चिंताएं, परमाणु दुर्घटना का खतरा, रेडियो एक्टिव प्रदूषण खास तौर पर समुद्री, जापान का फ्यूचर मिलिटराइजेशन। तो सभी कंट्रीज की यही टेंशन है कि अगर मिलिट्री में न्यूक्लियर वेपन्स को यूज कर लिया गया, या फिर जो है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, जैसे कि नागासाकी और हिरोशिमा में जब न्यूक्लियर अटैक किया गया था तो वहां पर काफी सालों तक जो है रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स बने हुए थे इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से लोगों में ये प्रॉब्लम्स जो है सालों तक देखने को मिल रही थी। तो इसी वजह से ये सब चिंताएं हैं। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से पहले ही न्यूक्लियर थ्रेट झेल रहा है, जापान के न्यूक्लियर कदमों को स्ट्रेटेजिक लेंस से देखता है। तो साउथ कोरिया के लिए थोड़ा सा खतरा हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जो नॉर्थ कोरिया के पास भी वेपन्स हैं, तो इसी वजह से वो थोड़ा अपने लिए खतरा देख रहे हैं। चीन का रुख देखें तो ऑफिशियल टोन में क्रिटिकल है, डिप्लोमेटिक भी है। चीन ने परमाणु सुरक्षा और पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। टेपको के ट्रैक रिकॉर्ड फुकुशिमा को याद दिलाया है। मतलब कि टेपको कंपनी की वजह से पिछली बार फुकुशिमा घटना हुई थी, और उनको याद दिलाया है चीन ने कि फिर से कोई वैसी घटना ना हो जाए, क्योंकि इस बार जो है टेपको ही उसको शुरू कर रही है। स्ट्रेटेजिक कंसर्न देखे को चीन को डर है कि सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है फ्यूचर में वेपन कैपेबिलिटी ना बन जाए, खासकर यूएस जापान सिक्योरिटी अलायंस के संदर्भ में। चाइना और यूएस जो है हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं ऑलमोस्ट, और इसी वजह से इनको डर है कि कहीं अमेरिका और जापान जो है अलायंस ना बना लें और फ्यूचर में जो है न्यूक्लियर वेपन को लेकर चाइना को थ्रेट ना दे। चीन अक्सर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को उठाकर जो है जापान पर स्ट्रेटेजिक प्रेशर बनाता है। तो बेसिकली जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री को रोकना चाहती है और कोई वैलिड पॉइंट ऑफ व्यू देखना होता है, तो इन्वायरमेंट कंसर्न्स को बीच में लाया जाता है कि इन्वायरमेंट कंसर्न्स हैं। लेकिन जापान पे भी चाइना यही चीज सौंप रहा है, यही प्रेशर बना रहा है कि इन्वायरमेंट कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए जो है जापान पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो इसको शुरू ना करे, काशिवाजाकी कारिवा पावर प्लांट को। रशिया की देखें तो रूस की प्रतिक्रिया शांत और तटस्थ है, न्यूट्रल है। इनका फोकस जो है न्यूक्लियर सेफ्टी
स्टैंडर्ड्स पर है IAEA की निगरानी के तहत। रूस खुद जो है न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा समर्थक है और कई देशों में न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना रहा है। यूरोपीय देश जैसे कि जर्मनी और फ्रांस जो है वो इनडायरेक्टली जो है डिसएग्री कर रहे हैं। जर्मनी ने खुद न्यूक्लियर एनर्जी छोड़ दी है, इसलिए मोरल प्रेशर ज्यादा है। फ्रांस देखे तो सपोर्टिव है। फ्रांस खुद न्यूक्लियर डिपेंडेंट इकोनॉमी है। तो बेसिकली आजकल बहुत सारी कंट्रीज के पास जो है हमें न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर एनर्जी जो है देखने मिल जाती है। तो इसी वजह से मोस्टली कंट्रीज सपोर्ट कर रही हैं। इसे क्लाइमेट सोल्यूशन के रूप में देखता है। EU जो है, यूरोपियन यूनियन, सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी और इंटरनेशनल नॉर्म्स जो है IAEA के, उनको ध्यान में रखकर जो है काम करने पर बातचीत करता है। लेकिन जो कंट्रीज जो है एनवायरमेंटल थ्रेट के रूप में जापान को रोकने की कोशिश कर रही हैं, उनका मेन मोटिव तो यही है कि कहीं फ्यूचर में जापान जो है न्यूक्लियर वेपन्स ना रख ले। आसियान और पैसिफिक आइलैंड नेशंस, पैसिफिक देशों की चिंता है समुद्री प्रदूषण, क्योंकि जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स होते हैं, जो रेडियो पार्टिकल्स होते हैं, उनकी वजह से काफी ज्यादा पोल्यूशन होता है और उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। रेडियो एक्टिव रिसाव का डर, लेकिन कोई खुला विरोध नहीं कर रहा। IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है जापान के साथ टेक्निकल एंगेजमेंट में सेफ्टी ऑडिट्स और मॉनिटरिंग पर जोर दे रही है। रीस्टार्ट को इंटरनेशनल न्यूक्लियर सेफ्टी फ्रेमवर्क के भीतर माना जा रहा है। तो बेसिकली IAEA का मानना है कि ये जो है कंप्लीटली सेफ है, इससे कोई खतरा नहीं होगा, तो सेफ्टी फ्रेमवर्क के भीतर ही माना जा रहा है। और इसके साथ ही एनर्जी के लिए यूज हो रहा है, ना कि वेपन्स के लिए। पर्यावरणीय चिंताएं सभी देशों के परमाणु संयंत्रों पर लागू होती हैं, लेकिन जापान के मामले में ऐतिहासिक दुर्घटनाओं, भौगोलिक संवेदनशीलता और पारदर्शिता के मुद्दों के कारण अंतर्राष्ट्रीय ध्यान अधिक रहता है। मतलब जापान ने जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की सोची है, तो सभी कंट्रीज कह रही हैं कि जो है इन्वायरमेंटल इश्यूज होंगे। तो बेसिकली इन्वायरमेंट की चिंताएं, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स जो है सभी कंट्रीज पर लागू होती हैं। लेकिन जो इनकी फुकुशिमा की घटना है, टेप्को की जो पारदर्शिता, उसकी वजह से टेप्को ने जो ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं किया, उसके कारण फुकुशिमा की घटना हुई थी। तो उसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान ज्यादा आकर्षित कर रहा है ये। क्या बाकी देशों के पास भी न्यूक्लियर प्लांट है? अमेरिका के पास 93 हैं, फ्रांस के पास 56 हैं, चाइना के पास 55 है, तेजी से बढ़ रहे हैं, रशिया के पास 37 प्लस हैं, जापान के पास 33 हैं, जिसमें से 14 ही चालू हैं। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के पास काफी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, पावर प्लांट्स हैं। तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि जापान पर ही पर्यावरण का शोर क्यों किया जा रहा है। मतलब जापान को क्यों कहा जा रहा है कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स होंगे, समुद्री जीवों पर खतरा होगा। क्या बाकी कंट्रीज के ऊपर लागू नहीं होता जिनके पास इतने इतने न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं? जापान पर ज्यादा फोकस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि फुकुशिमा डिजास्टर की वजह से, जो कि 2011 में हुआ था, दुनिया की सबसे गंभीर परमाणु दुर्घटनाओं में से एक इसको माना जाता है। भूकंप, सुनामी और रिएक्टर मेल्टडाउन की वजह से, मानवीय गलती और जो टेप्को कंपनी है इसकी विफलता की वजह से जो है ये घटना हुई थी, और इसकी वजह से लोग इसको आज भी झेल रहे हैं। और इसी वजह से जो है टेप्को पर भी शक किया जा रहा है, टेप्को की ट्रांसपेरेंसी पर, क्योंकि पिछली बार इन्हीं की गलती की वजह से, संस्थागत विफलता की वजह से ये घटना हुई थी। तो जापान की न्यूक्लियर सेफ्टी से लोगों का विश्वास उठ गया है, तो इसी वजह से इसको ज्यादा फोकस किया जा रहा है। जापान जो है रिंग ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है मोस्टली ज्वालामुखी हैं, तो यहाँ पे सुनामी वगैरह और भूकंप का आना नॉर्मल बात है, क्योंकि ये प्लेट किनारों पर होते हैं। तो हमें यहाँ पे जापान देखने को मिलता है, ये रहा। तो ये बिल्कुल उसके ऊपर स्थित है, तो इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। तो कहीं ऐसा डर बना रहता है कि कहीं किसी भूकंप के आने की वजह से जो टेप्को का न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, उसकी वजह से पूरी कंट्री पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही, आसपास के देशों पे भी जो है इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो न्यूक्लियर, जो परमाणु के जो प्रभाव हैं उस वो काफी दूर दूर तक फैलते हैं, और इसके जो इम्पैक्ट हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। भौगोलिक संवेदनशीलता देखें तो, जियोग्राफिकल फैक्टर देखें तो, जापान जो रिंग ऑफ फायर में स्थित है, जैसा कि हमने देखा, और भूकंप और सुनामी आने की वजह से अगर रिएक्टर को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो फ्यूचर के लिए खतरा हो सकता है। फ्रांस, रूस, USA जिनके पास इतने ज्यादा पावर प्लांट है, वो भूस्थिर क्षेत्रों में है, तो वहां ऐसी कोई घटनाएं देखने को नहीं मिलती कि कोई नेचुरल डिजास्टर आएगा और उसकी वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट को कोई दिक्कत होगी। तो इस तरीके से ये सेफ है। लेकिन जापान जो है बहुत ज्यादा जो सेंसिटिव एरिया में है, तो यहाँ ऐसी घटनाएं हो सकती है और ये परमाणु रिएक्टर्स पर जो है खतरा हो सकता है। समुद्री पर्यावरण देखें तो पैसिफिक ओशियन में फुकुशिमा का
ट्रीटेड रेडियो एक्टिव वाटर जो है समुद्र से छोड़ा है, समुद्र में छोड़ा है। और मछली पालन पैसिफिक आइलैंड नेशंस पर ग्लोबल सी फूड पर ट्रेड पर जो है इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। मान लीजिए कि कोई सी फूड है, मतलब मछलियां हैं, वो कोई पोल्यूटेड चीज खा लेती हैं, फिर कोई ऐसी चीज खा लेती हैं जो रेडियो एक्टिव हो, तो उसको जब पकड़ के कोई ह्यूमन खाएगा एज सी फूड उसको खाया जाएगा, तो बाद में वो उनकी बॉडी में भी चला जाएगा। तो इस तरीके के कंसर्न्स जो हैं देखने को मिलते हैं। इसलिए चाइना और जो कोरिया है उनकी चिंता है इनके लिए कि ये जो है काफी बड़ा इम्पैक्ट भी डाल सकता है। टेप्को की साख, क्रेडिबिलिटी इशू। टेप्को जो है फुकुशिमा ऑपरेटर, सेफ्टी लैप्सेस और डेटा कंसीलमेंट के आरोप हैं इनके ऊपर। और टेप्को की वजह से पिछली बार फुकुशिमा जो डिजास्टर हुआ था 2011 में, उसी वजह से इनका विश्वास खत्म है। जब वही कंपनी काशीवाज़ाकी कारिवा चला रही है, मतलब अब टेप्को ही इसको फिर से शुरू कर रही है काशीवाज़ाकी कारिवा को, तो इसकी वजह से स्केप्टिज्म बढ़ना स्वाभाविक है। तो क्या बाकी देशों पर एनवायरनमेंट के जो है इश्यूज खड़े नहीं होते? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बाकी देशों पर भी जो खड़े हैं ऐसे इश्यूज की इन्वायरमेंट को कंसर्न को लेकर। फ्रांस में पुराने रिएक्टर्स हैं जो कि रिवर वाटर ओवर हीटिंग के इशू हैं। तो मतलब नदी का पानी गर्म करने के इश्यूज हैं, फ्रांस में ऐसे खड़े होते हैं। यूएसए में जो है न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल जो है उसको योक्का माउंटेन विवाद देखने को मिलता है न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल को लेकर। रूस में जो है आर्कटिक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को लेकर इश्यूज देखने को मिलते हैं। चाइना में रैपिड कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपेरेंसी कंसर्न्स की वजह से इन्वायरमेंटल कंसर्न्स उठाए जाते हैं। तो बेसिकली हर देश के लिए नियम सेम है, लेकिन जापान को लेकर ज्यादा कंसर्न इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फुकुशिमा लेवल का इतना खतरनाक जो है एक्सीडेंट हुआ है जो बाकी किसी देश में नहीं हुआ है। क्या पर्यावरण को सिलेक्टिव तरीके से इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर है यस। जब किसी के ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर बनाना हो, जियो पॉलिटिकल टूल के रूप में जो है इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए चीन जापान पर मरीन पोल्यूशन का आरोप लगाकर जो है इनके पावर प्लांट को सपोर्ट नहीं कर रहा इनडायरेक्टली। चाइना खुद रिएक्टर्स पर कम चर्चा करता है, लेकिन जापान के रिएक्टर्स पर चर्चा कर रहा है क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टूल के रूप में यूज कर रहा है। क्योंकि फ्यूचर में जो है अगर जापान और यूएस अलायंस के तौर पर काम करते हैं तो इनके लिए खतरा हो सकता है, तो इसको एज अ टूल यूज किया जा रहा है। अगर हम इसका कंक्लूजन देखें तो जापान जो है ऊर्जा संकट और जलवायु दबाव के बीच में फंसा हुआ है। जनता में भरोसे की कमी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्तर कोरिया का कड़ा विरोध है, मतलब नॉर्थ कोरिया काफी ज्यादा विरोध कर रहा है। और यह मुद्दा ऊर्जा, पर्यावरण सुरक्षा और भू राजनीति का संगम है। मतलब इसके अंदर काफी सारे पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखने को मिलते हैं। इसको टूल के रूप में भी भू राजनीतिक यानी कि जियोपॉलिटिक्स टूल के रूप में यूज किया जा रहा है। सुरक्षा के कंसर्न्स हैं, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं। लेकिन जापान जो है ऊर्जा का अपने इंपोर्ट का 10% ऊर्जा के लिए खर्च करता है, फॉसिल फ्यूल के लिए खर्च करता है। तो उस वजह से वो खुद की सेफ्टी चाहता है, खुद की इकोनॉमी में बरकत चाहता है। तो इसी वजह की कुछ रीजन है जिनकी वजह से जापान शुरू करना चाहता है, लेकिन बाकी कंट्रीज जो इसका विरोध कर रही हैं। अगर इसमें क्वेश्चन देखें तो जापान की परमाणु ऊर्जा नीति में बदलाव के कारण और प्रभावों की चर्चा, परमाणु ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा बनाम पर्यावरण और मानव सुरक्षा। तो ये एक मेन टॉपिक रहता है कि क्या हमें ऊर्जा पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या फिर इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन सेफ्टी पे। फुकुशिमा जैसे हादसों के बाद परमाणु ऊर्जा पर नैतिक दुविधाएं, एथिकल डायलेमा। पूर्वी एशिया में परमाणु हथियारों की दौड़ और क्षेत्रीय सुरक्षा रीजनल सेफ्टी को फोकस किया जाना चाहिए या फिर जो न्यूक्लियर वेपन्स का कंपटीशन चल रहा है उसको। तो ये थी हमारी आज की न्यूज। आई होप आपको समझ आई होगी। इफ यू लाइक इट देन डू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।